Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश शुक्ला जी। वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर हैं। जानते हैं इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और एमपीपीएससी को लेकर इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से रही। तो बहुत बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, थैंक यू सर। जी, तो मैं सबसे पहले आपकी जनरल प्रोफाइल जानना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी की कैसे जो है ये सफर शुरू हुआ एमपीपीएससी का। कहाँ से हम आप बिलोंग करते हैं, किस प्रकार के परिवेश से आते हैं और तैयारी कैसी रही, ये सारी चीजें। मैं बेसिकली छतरपुर जिले में बड़ा मलेहरा तहसील है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। और मेरे पिताजी श्रीनंद किशोर शुक्ला उनका नाम है जी। तो वो पटवारी रहे हैं जी। और उनके पटवारी रहते वो आरआई भी रहे हैं, उसके बाद वो नायब तहसीलदार भी रहे हैं। जी। तो उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अनुसार मैं उनके अधिकारियों को और उनको भी देखता रहा हूँ। कोई परिवेश देखा है कि पहले पीली बत्ती होती थी, गाड़ी होती थी जी। और कैसा समाज में उनको सम्मान मिलता था, कितना काम करते थे, इस जी। टाइप की चीजें देखी। जी। जैसे समय के साथ होता है, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। जी। तो मेरे पापा जी ने बोला कि बड़े भैया इंजीनियर हैं तो तुम भी इंजीनियरिंग की तैयारी करो। जी। तो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए मैं भोपाल गया, तो वहां पे मैंने टीईटी में मतलब क्रॉस किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। जी। लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, तो कंप्यूटर में मेरा मन नहीं लगता था। जी। तो मैंने कैसे भी करके घिसट घिसट के पीजी तो कर ली, जी। लेकिन मेरा उसमें मन नहीं था। तो मेरा मन वही था कि जैसे मैं पिताजी को देखता आया था कि जो प्रशासनिक सेवाओं में कैसा सम्मान भी रहता है और कई प्रकार के काम करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं जी। और जनता का अपन भला भी करते हैं। तो मेरे मन में वही था। तो मैं 2011 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई कंप्यूटर साइंस से। जी। उसके बाद में सीधा मैंने पापा जी से बोला कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है और ना ही मुझे किसी उसमें जॉब में जाना है, इस वाले में, सॉफ्टवेयर वाले में। तो इसके बाद पापा जी ने मुझे इलाहाबाद भेज दिया कि ठीक है, दिल्ली या इलाहाबाद में से जहाँ भी तैयारी करनी है। तो मैंने इलाहाबाद को चूज किया। जी। तो इलाहाबाद में मैं रहा, वहां पे तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी होती है, दिल्ली में भी अच्छी होती है। जी। तो फिर मैंने वहां तैयारी करने के दौरान फिर एग्जाम देना स्टार्ट किया। तो एमपीपीएससी का 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने एग्जाम दिए और इसके अलावा बीच बीच में मैं छत्तीसगढ़ पीएससी के भी एग्जाम दिया 2012, 13, 14, 15। तो मेरा छत्तीसगढ़ में भी चारों में सिलेक्शन हुआ प्री में, और उसमें से 3 मेंस दिए, एक में नहीं दे पाया क्योंकि एमपीपीएससी के 2017 के मेंस के साथ ही था उसका। जी। तो वहां मैंने 3 जो मेंस दिए थे उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी। तो थोड़ा खराब तो लगता है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश पीएससी में भी 2012, 13, 14 इनमें मैंने प्री क्वालिफाई किया और मेंस दिया। तो 2012-13 में मेरा मेंस में नहीं हुआ, लेकिन 14 में मेरा मेंस में हो गया और इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया। इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स मिला के टोटल था, सिलेक्शन से 3 नंबर कम था मेरा। जी। फिर इसके बाद 2015-16 में मेरा प्री फिर नहीं हुआ। फिर 17 में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू में भी हुआ और फाइनल में सिलेक्शन पाया। तो इस प्रकार मैंने टोटल 5 इंटरव्यू दिए हैं पीएससी के और 7 मेंस दिए हैं। तो फाइनली 2017 में मैं सिलेक्शन हुआ मेरा। तो इतनी एक लंबी जो जर्नी आपने मुझे बताई, एक दिस इज जस्ट लाइक अ 5-year प्लान, एक पंचवर्षीय योजना की तरह। तो इतना गजब का पेशेंस जो है वो कहाँ से लाया? इंस्पिरेशन क्या था आपके अंदर कि नहीं यार मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, भले ही मेरे अटेम्प्ट इतने हो गए हैं, मैं करके ही मानूंगा। और आज आप नायब तहसीलदार हैं, तो किस प्रकार का मोटिवेशन था? मेरे भैया और मेरे पिताजी, जी। तो मेरे पिताजी पटवारी थे उस समय, उन्होंने एग्जाम दिया था विभागीय परीक्षा का। जी। तो विभागीय परीक्षा 1997 में उनका नायब तहसीलदार के लिए
सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, जो भी उस समय कुछ गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल कुछ गड़बड़ी हुई थी उनके एग्जाम में। जी। तो उन्होंने केस लड़ते लड़ते वो 2013 में वो नायब तहसीलदार बने। तो उनको जो 16 साल का जो उनको घाटा लगा उस चीज का, और मैं ये देखता रहता था कि वो मतलब कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, भोपाल भी जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, वो लगे रहे। और अंत में 2013 में उनको नायब तहसीलदार के पद पे वो पदस्थ हुए। जी। और इसी प्रकार मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो वो MBBS डॉक्टर हैं। जी। तो उनका MBBS में सिलेक्शन 8 साल में हुआ था। तो मैं उस समय छोटा था, मैं देखता रहता था कि उनका होता नहीं है, तो घर में परेशानियां हैं, मम्मी पापा रोते थे और मतलब बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि नहीं, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं तो MBBS में जब तक सिलेक्शन नहीं होता मैं इसी के लिए लगा रहूंगा। तो उन्होंने 8 साल तैयारी की और 8 साल बाद उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ। आज वो बगीठा छतरपुर जिले में पदस्थ हैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में। ओके, तो ये पूरा जो था मतलब, तो आप इन्हीं सब घटनाओं को देख के मोटिवेटेड थे? नहीं यार, इतना समय लगता है, कोई परीक्षा जो है इतनी बड़ी नहीं है, हमारे धैर्य से बड़ी नहीं है, हमारे साहस से बड़ी नहीं है। तो किसी पॉइंट पर आकर ऐसे लगा कि आज मेरा जो धैर्य है वो दम तोड़ने लगा है, अब मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा? ऐसा कभी मोड़ आया इतने सालों में? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। मुझे इतना तो पता था कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे सामने दो उदाहरण थे बड़े बड़े। जी। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं जानता था मेरा सिलेक्शन होगा। ग्रेट। जब आपने देखा, आपने के इंटरव्यू दिए, आपने तकरीबन आई थिंक 5 इंटरव्यू, आप बोल रहे हैं 5 इंटरव्यू अगर आपने दिए, तो आपको कहाँ जो इतने 7 अटेम्प्ट्स की जो पूरी कहानी है, कहाँ आपको ऐसी कमी लगी कि मैं जो है, मेरा ये वाला जो सेगमेंट है ये कमजोर रह रहा है, मुझे यहाँ काम करने की जरूरत है? तो क्या कोई सेम चीज बार बार रिपीट हो रही थी, गलती आपसे, या बार बार आप नई गलतियां कर रहे थे? इसमें ये है कि प्री और मेंस का पैटर्न अलग अलग रहता है। जी। तो मेरा जो मेंस का सेक्शन था, जी। तो मेरा सिलेक्शन तो मेंस में होता था, लेकिन मेरे मेंस में नंबर कम आते थे। जी। तो जैसे जिस सेक्शन में मेरे नंबर कम आते थे, मैं उसको बार बार रिपीट करता था कि इसमें क्या कमी रहेगी, क्यों नंबर कम आए हैं। तो जी। फिर उन्हीं उन्हीं चीजों पे वर्क करता था, बार बार उसको पढ़ना, और इसमें और क्या हो सकता है, उसकी और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, जी। पुराने पेपर भी देखता था, तो उनको मजबूत करने की कोशिश करता था जो सेक्शंस मेरे वीक थे। जी। तो मेंस में जब ये कमियां आपको लगी, तो आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई कि अब मैं इसे बदलता हूं और इन और पेपर्स पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या बार बार किसी एक पर्टिकुलर पेपर में मार्क्स कम हो रहे थे, या कुछ और जो चीजें थी जो छूट रही थी दिमाग में? इसमें ये था कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैटर्न है मेंस का मध्य प्रदेश PSC का, ये जी। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा टफ है। अच्छा। क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज्यादा है। 3 घंटे में कोई इतना 4400-4500 शब्द इतनी आसानी से नहीं लिखता है, उसको स्पीड चाहिए है। जी। और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ये है कि वहां पे मात्राएं और लाइन नहीं खींचनी पड़ती, तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। जी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो स्पीड पे ध्यान दिया और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। इसके लिए मैं टाइम देख के और मैं पुराने पेपर सॉल्व करता था कि मैं 3 घंटे में कितना ज्यादा से ज्यादा लिख पाता हूँ और क्वालिटी दे पाता हूँ। इस पे मैंने ज्यादा वर्क किया है। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये सर। आपने जो है BE की हुई है कंप्यूटर साइंस में, और आपने बताया PET में भी आपने सिलेक्शन लिया, तो टेक्निकली आप जो है साइंस में बहुत अच्छे रहे, तो क्या इसका आपको फायदा मिला पेपर 3 में? हाँ, पेपर 3 में फायदा हुआ है, क्योंकि पेपर 3 का जो सिलेबस है वो जी। 9th 10th की का ही सिलेबस है, और उसमें कुछ टफ चीजें नहीं है, वो बेसिक चीजें ही आती हैं। तो जी। 9th 10th का जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को मैंने दोबारा पढ़ा। और जो जो चीजें नहीं मिली, जैसे साइंस की चीजें तो 9th 10th की किताबें मिल जाती हैं, जी। लेकिन टेक्नोलॉजी तो नई नई आ रही है, तो उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली के नोट्स भी मंगाए थे, जी। उपेंद्र अनमोल सर हैं दिल्ली के, उनके नोट्स मंगाए थे और वहां पे मैंने ग्रेट ग्रेट। बाकी। और कंप्यूटर
के संबंध में जो चीजें हैं तो उसमें मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि सब पहले से ही आता था, कंप्यूटर साइंस से किया हूँ, तो उसमें मुझे फायदा मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मैं वर्तमान देख, समय में जी जॉब में भी मुझे इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब तो ये गवर्नेंस चल रहा है, तो जी प्रशासन में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि जो नायब तहसीलदार की जॉब है, जी इसमें भी कोर्ट केसेस होते हैं, तो वो अब ऑनलाइन होने लगे हैं। जी इसमें मतलब जो डिले होता था अब डिले नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, शिकायत वगैरह, तो उसमें ई गवर्नेंस में बहुत फायदा हुआ कंप्यूटर ई साइंस से। गवर्नेंस में बहुत फायदा मिलता है आपको आपके फील्ड का, बिल्कुल। मैं जब प्रोफाइल आपकी देख रहा था अभी, तो इंटरव्यू में आपको 175 में से 134 मार्क्स मिले, तो काफी अच्छे नंबर हैं ये। तो बुंदेली लोकगीत सुनाने पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। मैं जानना चाहता हूँ क्या मतलब वो चीजें थी, क्या हॉबी में आपने बुंदेली लोकगीत सुनना लिखा था, क्या कहानी है नहीं, इसके मैंने ये पीछे? नहीं लिखा जी था। जी मैंने हॉबी में तो लिखा था कि मुझे मैप का अध्ययन करना ज्यादा पसंद है। जी मैं वर्ल्ड मैपिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हॉबी तो मेरी एक थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैं बेसिकली बुंदेलखंडी बैकग्राउंड का हूँ, बुंदेलखंड का हूँ, जी तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आपको बुंदेलखंडी भाषा आती है, तो हाँ मैंने बोला हाँ आती है। हाँ तो उसके बाद वो बोले कि चलो बोल के सुनाओ, तो मैंने बुंदेली भाषा में बोल के सुना दिया उनको। वो बोले नर्मदा नदी के बारे में बताओ, तो मैंने बताया। जी उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके यहाँ तो लोकगीत भी होते हैं, हाँ तो हमने कहा हाँ सर होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको आते हैं, तो मैंने बोला कि हाँ आते हैं। जी तो बोले गा के सुनाओ, तो जी मैंने गा के सुनाया। तो वो इस चीज से काफी खुश हुए थे कि मैंने बुंदेली भाषा एक तो बोल के सुनाई, ऊपर से लोकगीत जो होते हैं वो केवल यहाँ गायकों तक सीमित हो गए हैं और सुनने वालों तक, जी जो लोग उनमें इंटरेस्ट रखते। बाकी जैसे हम बुंदेलखंड बैकग्राउंड के हैं, तो जो नए नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं बाहर जाते हैं, तो उनमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जी और मुझे बिल्कुल शुरू से बहुत इंटरेस्ट था अपने कल्चर में, जी तो मैंने उनको बुंदेली लोकगीत सुनाया था। लाला हरदौल का, जो ओरछा के राजा जी थे, जी जहार सिंह के छोटे भाई थे, तो उनका लोकगीत सुनाया था। तो जी लोकगीत सुनाने के बाद उनका मुझे वो लगा कि पॉजिटिव, उनके मतलब बोले जी कि मतलब बहुत अच्छा, और पहली बार देख रहा हूँ कि कोई अपने कल्चर के प्रति इतना सीरियस है और उसको सब चीजें आती हैं। तो मुझे ग्रेट। उस समय मालूम पड़ गया था कि मेरा लगभग होने वाला है। मतलब आपको ये आइडिया लग गया कि अब बुंदेली लोकगीत ही मुझे पार लगाने वाला है। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जीवन की कोई ऐसी घटना जिसे आप क्रेडिट देना चाहते हो, जिससे आपको एक जबरदस्त प्रेरणा मिली हो कि नहीं, मैं मतलब किसी भी समय हारने वाला नहीं हूँ, स्ट्रगल कितना भी लंबा हो। जैसे आपने बताया 2 उदाहरण आपके पास थे, ऐसे ही आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा होगा, है ना? पिताजी आपके जैसे आपने बताया वो रहे, तो किसे आप क्रेडिट देते हैं कि इनसे मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती थी, एनर्जी मिलती थी कुछ अच्छा करने की? मेरे पिताजी से ही मुझे ऊर्जा मिली है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम भी करते थे, और एक जी बार मेरा इंटरव्यू में हुआ नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। जी तो मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज रहती कि प्री देने के बाद मेंस दो, मेंस देने के बाद इंटरव्यू दो, उसके बाद बाहर हो जाओ तो फिर से प्री दो। तो ये चीज पहली बार में मैं झेल नहीं पाया कि मैं बाहर हो गया हूँ, मुझे फिर से पी लेना है। तो मैं जी रात को मैं बहुत रोया। जी तो पिताजी का फोन आया, तो मैं फोन पे एकदम, मतलब पहले मैं रोया नहीं था, फोन हाँ आया तो जी बोलते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, और तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरी पेंशन है, और उसके बाद खेती है, तो अपन दोनों मिलके खेती करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होता क्या है बात है, सिलेक्शन, आ जाओ घर, अपन दोनों मिलके खेती करेंगे। क्या बात है। तो मैं एकाएक मेरे अंदर से आंसू फूट पड़े, मैं रोने लगा। तो मतलब उस दिन मुझे वो बोलते हैं कि मैं पैसा दूंगा यदि तुमको पढ़ना है, कोई मतलब किसी का थोड़े पैसा लग रहा है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, और जिस दिन बिल्कुल। तुम्हें लगे कि नहीं पढ़ना है, वापस आ जाना, पर मिलकर खेती करेंगे। तो उस दिन लगा था कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मैं निकल जाऊंगा। ग्रेट ग्रेट। अगर आप आपकी परमिशन हो बिल्कुल, तो आप मुझे अगर चाहें तो कुछ पंक्ति जो है वो गुनगुना सकते हैं लाला हरदौल की, जिसने
इतना इंटरव्यू में आपको इतना बढ़िया मार्क्स दिलाए हैं और आपकी कल्चर से आप बंधे हुए, हैट्स ऑफ टू योर वर्क कि इतना जेन्युइनली आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर हल्का सा अगर आपकी इच्छा है गुनगुनाना चाहे तो। बुंदेलखंड में या ओरछा में जुझार सिंह एक राजा थे, जी तो उनकी कहानियां यहाँ प्रसिद्ध हैं, तो उनका ये एक लोकगीत है। बेटा साहब के हो, रैया राव के हो, बुंदेला राजा बड़े हैं लछारे तोरे नाम, बड़े हैं लछारे तोरे नाम, काना तुमने जन्म लई और काना भय मिलान, काना तुमने जन्म लई और काना भय मिलान। अरे नगर ऊरछा जन्म लई हम, नगर ऊरछा जन्म लई, दतिया में भय मिलान, बेटा साहब के हो, रैया राव के हो, बुंदेला राजा बड़े हैं लछारे तोरे नाम। ग्रेट, अमेजिंग, आपकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है, तो बिल्कुल मतलब मैं अब पक्का मान सकता हूँ कि ये जादू आपने वहां कर दिया होगा ये सब चीजें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई हो सत्य प्रकाश जी आपको कि आपने इतना लंबा सफर तय करते हुए हार नहीं मानी, और आप उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो इस एग्जाम देना चाहते हैं, और उन लोगों को आप पता लगना चाहिए कि सत्य प्रकाश जी जो हैं वो धैर्य और साहस का एक बड़ा नाम है, पर्यायवाची है, और जरूर वो सभी लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। आखिरी में आप जो है कोई संदेश जो देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, जो अभी कोविड-19 सिचुएशन है, लोग घरों में हैं, तो इस समय का क्या सदुपयोग वो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि धैर्य और साहस तो उन्होंने आपसे सीख ही लिया है निश्चित तौर पर इस इंटरव्यू में, और आपके कुछ और गुण हैं जो सजेशंस आप देना चाहते हैं, प्लीज। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ सभी से कि जो उनका लक्ष्य है जी वो केवल लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख की ओर देखा था और निशाना लगाया था। जी तो केवल अपने लक्ष्य की ओर देखें। पढ़ाई में भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि हमारा जो सिलेबस है, जी हमको सिलेक्शन लेने के लिए ज्ञान अर्जित नहीं करना है, जी हमको उस दिशा में प्रयास करने हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सके। जी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और अभी वर्तमान समय में जो कोरोना का संकट है, जी इसमें बाहर जाने की तो मनाही है, तो जी इस स्थिति में जो अपनी तैयारी है सिलेबस को देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबों में मतलब अपना अधिकतर समय नोट्स तैयार करने में लगाएं इस समय जी, और भविष्य को देखते हुए कि कभी भी प्री का रिजल्ट आ सकता है, और क्योंकि अब तो प्री का रिजल्ट आएगा तो मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो अभी जी। तैयारी पूरी करके बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। अनअकैडमी परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, और भविष्य में आप ऐसे ही तरक्की करते जाएं और अपने क्षेत्र और देश दोनों का नाम रोशन करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।